ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में। लेकिन उसके पहले पीछे के क्लास को हम लोग देख लेते हैं। कोई कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिक एलिमेंटल पार्टिकल है जिसके पास चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम थर्मल एनर्जी से इधर उधर मूव कर रहा था, इधर 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 मूव कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो सभी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है। यह पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करता है और निगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन करता है, जिसके कारण सभी निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इधर बाहर निकलने लगेंगी। सबके निकलते टाइम सबका अपना अपना एक वेलोसिटी होगा और सभी वेलोसिटी का जो एवरेज होता है, सभी जो वेलोसिटीज यहाँ पे होंगे उनका जो एवरेज होता है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला गया बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के हिसाब से फॉर्मूला निकाला गया तो VD बराबर लिखा गया E/m और टाउ। जब वेक्टर बनाएंगे तो यहां माइनस भी लगा देंगे, पीछे क्लास में देख लो पढ़ा हुआ है। VD तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब एवरेज टाइम ड्यूरिंग क्रॉसिंग द कंडक्टर बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करने में जो अलग अलग टाइम लगाएंगे, सभी टाइम का एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहा जाता है। आगे इसी के एक्सप्रेशन को हम लोग आगे पढ़े फिर से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर हम पढ़े I/NAE, जहां I जो है वह इलेक्ट्रिक करंट है, N जो है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है और E तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ठीक है, तो बाबू अगर हम इसे मिटा देते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो एक्सप्रेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से और एक करंट के हिसाब से, करंट के रिलेशन में। अगर हम इसको इक्वेशन 1 दें और इसको इक्वेशन 2 दें, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो I/NAE E/m और टाउ या लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों I/A को हम लोग लिख सकते हैं J, करंट डेंसिटी। I/A को लिख सकते हैं J और लिख सकते हैं NE² टाउ/m इंटू E। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, I/A को J कह दिया गया, NE² टाउ/m। देखो बच्चों, यह जो टर्म दिख रहा है NE² टाउ/m, जो टर्म दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसलिए एक फॉर्मूला आ गया मेरा J बराबर सिग्मा E। J बराबर क्या आ गया बच्चों, सिग्मा E। तो J करंट डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इतना बड़ा टर्म को हम लोग सिग्मा नाम दे दिए हैं और इसे नाम क्या दिए हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, और E नाम दिए हैं इसे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इसे हटाते हैं बच्चों, J बराबर सिग्मा E हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों एक्सप्रेशन से
जे बराबर सिग्मा ई हम लोग ले आए। अब हम इसको हटाते हैं, यहां से आगे बढ़ाते हैं बात को। तो देखते हैं बच्चों कि कोई भी एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है बच्चों I, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ इसका L है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह V है। दोनों कंडक्टर के इंड के क्रॉस जो पोटेंशियल वोल्टेज में जो डिफरेंस है V है। मतलब यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो वोल्टेज में डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट, वही V 8 वोल्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों -dV/dr, मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, माने डिस्टेंस के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है और बाई L लिख देंगे। माइनस डायरेक्शन बताता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आया V/L। अभी हम पढ़ें कि J बराबर होता है सिग्मा ई। J को लिखा जाता है I/A और सिग्मा को लिख देते हैं 1/ρ V/L, जहां रो जो है 1/सिग्मा है और रो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो V बराबर मेरा आ गया ρL/A I। ठीक है। तो इसको बच्चों हटाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हो तुम लोग, अभी ध्यान देना। तो ρL/A, वेयर ρL/A को हम R बोलते हैं और R ही मेरा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो V बराबर यहां फॉर्मूला क्या आ गया IR, तो R बराबर आ गया V/I। ठीक। इसको अगर हम बोले तो रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस अगर अधिक होगा तो करंट कम होगा, अगर करंट अधिक होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा रिलेशन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रॉपर्टी बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट रोकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोके उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसका वैल्यू क्या है बच्चों V/I। यानी R बराबर V/I, यही रेजिस्टेंस का डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, बाद में ही ओम्स लॉ बनेगा और ये बात क्या बात है, अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। तुम्हें आज हम बताएं कि VD का मेरे पास दो फार्मूला था, एक फार्मूला था I/NAE और दूसरा फार्मूला था EE/m और टाउ। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग इसको लिखें I और लिख दिए NE² A, देखो I यहां पे लिख दिए, यहां पे I/A है ना मेरा, इसे लिख दिए NE² टाउ/m, इतना लिख दिए। ठीक, NE² टाउ/m, A यहां पे मल्टीप्लाई हुआ और E को लिख दिए V/L। ठीक, अब इसको m/NE² टाउ को रो नाम दे दिया गया, रजिस्टिविटी। तो V बराबर आ गया ρL/A I, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहें, इस जो टर्म है इसी को रेजिस्टेंस कह दिए, V बराबर IR। ठीक है बच्चों, तो जो टर्म यहां पे आया रेजिस्टेंस, वह क्या हुआ बच्चों, V बराबर IR जो है रेजिस्टेंस, तो किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्लो होने से रोकता है, वही रेजिस्टेंस का कैरेक्टर होता है। और उसका फार्मूला हम पूरा एक्सप्रेशन से निकाल कर लाए तो यह लाए बच्चों। यह सही बात है जो हम लिख रहे हैं कि VD के दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दोनों फार्मूला से जब हम आगे बढ़े तब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक रिलेशन आया,
और उसी से हम लोग का एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक पूरा ध्यान से चीजों को समझना है, ध्यान दो। अगर हम बोले कि आर जो मेरा रेजिस्टेंस आया वह आया रो एल बाई ए, रो को हम लोग बोल दिए एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। तो अगर हम बोले कि किसी भी कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का एक करेक्टर होता है जिसके कारण वह करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक। और रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे किया, रेजिस्टेंस डिपेंड क्या पे कर रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है और रो पर डिपेंड कर रहा है। रो में क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह दोनों कांस्टेंट होता है। एम और ई दोनों कैसा टर्म है बच्चों, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है। इन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हर एक कंडक्टर में अलग अलग होता है। अलग तरह का मेटल होगा तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन का मात्रा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा अलग अलग होगा, यानी इन बदलेगा, ठीक है। यानी डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे। अलग मटेरियल का अलग इन होता है। और टी है टाइम, ठीक है। तो टाइम समझो बच्चों, टाइम समझो तो टाइम अगर हम बात करें तो टाइम कैसे जल्दी होगा या कम होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसमें बदलाव आने लगेगा, थर्मल एनर्जी में बदलाव आएगा तो फ्लो में बदलाव आएगा। टेम्परेचर अगर बदलते हैं तो इस टाइम में बदलाव आने लगेगा, इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस को डिपेंड करने के लिए चार फैक्टर हो गए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, किस मटेरियल का कंडक्टर है और टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। कि टेम्परेचर क्या है, मतलब डायमेंशन तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, साथ साथ मटेरियल भी सेम होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, तब रेजिस्टेंस जाकर सेम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके आधार पर कुछ बातें समझो बच्चों। मान लो कुछ बातें यहां पे समझो कि अगर मान लिया जाए इस तरह से एक कंडक्टर है जिसका यहाँ पे एरिया ए दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, इससे करंट ऐसे बह के जा रहा है आई। तो रेजिस्टेंस अगर आर पूछेगा तो रो एल बाई ए बताएंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। मान लो इस तरह का एक शेप बना के दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एक बार इवेन IIT एडवांस में यह कॉन्सेप्ट को पूछ चुका है। इस तरह से फिगर बना के दे दिया और करंट ऐसे बह रहा है, इस यह लेंथ ए है, यह लेंथ बी और यह लेंथ सी है, मटेरियल है रो रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल, तो कितना लेंथ है ए, और एरिया तो कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है अभी, तो यह एरिया क्या है बी इंटू सी, क्लियर। अगर करंट ऐसे बहता है ऊपर से ऐसे अगर रेजिस्टेंस बहेगा, करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस होगा रो एल, तो एल क्या है तो बी है, और एरिया तो एरिया क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी, एसी लिख देंगे। और ऐसे बहेगा ऐसे, इधर से ऐसे, तो रो एल तो यह सी हो गया, और एरिया की जगह ए बी, यही ना क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ। तो अगर किसी भी कंडक्टर के जिधर से करंट बहता है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यह लेंथ है करंट का पाथ जो हुआ वह लेंथ हो गया। तो रेजिस्टेंस एक ही बॉडी का, एक ही सिस्टम का तीन तरफ से करंट बहा है तो तीन अलग अलग रेजिस्टेंस दे दिया बच्चों। बहुत ही स्टार बात बताए हैं यहाँ पे, यानी कि अलग इधर से करंट बहाए तो अलग रेजिस्टेंस, इधर से करंट बहाए तो अलग रेजिस्टेंस, इधर से करंट बहाए तो अलग रेजिस्टेंस। यह कंडक्टर इधर से करंट बहाएंगे तो अलग रेजिस्टेंस देगा, ऐसे करंट बहा देंगे तो अलग रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, धीरे धीरे करके समझोगे इसको। हटाए इसको, देखो तो हम लोग रेजिस्टेंस तक पहुंचे। रेजिस्टेंस क्या है, तो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो करंट का अपोज करता है,
और R बराबर होता है V/I। और रेजिस्टेंस का ओरिजिन के लिए हम लोग देखे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए थे, करंट सभी चार्ज इधर की ओर मूव कर रहे थे, सबका एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर दिए थे, उसमें E/m और टाउ आ गया था, I/NAE आ गया था, यहाँ से I/a को J नाम दे दिया गया, NE स्क्वायर टाउ/m को सिग्मा नाम दे दिए। सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, यह टर्म जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होता है अंदर में, ठीक है। तो J को हम लोग सिग्मा E नाम दे दिए। क्लियर। तो अब यहां से आगे बढ़ाए तो I/a लिख दिए, इसे ρ1/ρ लिख दिए, इसे V/L लिख दिए। तो V बराबर आ गया ρL/a और I, और इसी टर्म को रेजिस्टेंस नाम दिया गया। तो V बराबर बोला गया IR। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का डिफिनीशन होता है V/I। रेजिस्टेंस वह कैरेक्टर है जो कि करंट का अपोज करता है, और इसका फॉर्मूला लाया गया ρL/a, जिसमें रो का वैल्यू m/ne स्क्वायर टाउ था। इसके आधार पे हम लोग जान गए कि जो रेजिस्टेंस है R वह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक ही कंडक्टर में अलग अलग डायरेक्शन से अगर करंट बहा दोगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। क्लियर है बच्चों। बहुत स्पेशल बात है, ध्यान से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दोनों टर्म बराबर करके सब बात प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। देखो ध्यान दो बच्चों कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन है, ए वायर इज स्ट्रेस्ड, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stressed to double of its length, then what will be new resistance? बोर्ड वगैरह में बहुत पूछता है इस सब सवाल। एक वायर है, ठीक है बच्चों, इसका लेंथ L है, ठीक, एरिया कुछ होगा, मटेरियल्स है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस R है, फॉर्मूला ρL/a होता है। इस वायर को खींच दिए, वायर को खींच के डबल लेंथ का कर दिए। तो क्या डबल लेंथ के करने से एरिया वही रहेगा? तो नहीं भाई, पतला हो जाएगा। अब कितना पतला हो जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या क्या फैक्टर सेम रहेगा यह समझो। वायर को खींच के लंबा करने से रो, जिसका वैल्यू m/ne स्क्वायर टाउ होता है, जो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं दिया हुआ है। तार खींचने से, कॉपर का तार खींचने से लोहा तो नहीं बनेगा, कॉपर का तार खींचने से गोल्ड तो नहीं बनेगा, इसलिए मटेरियल तार की खींचने से सेम रहेगा, वायर को खींचने से उसका मटेरियल सेम रहेगा, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। क्लियर। वायर को खींचने से लेंथ बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, लेकिन दिया किसके बारे में है? सिर्फ लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में दिया नहीं है। लेकिन एक चीज और कांस्टेंट रहेगा जिसे कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। आयतन जो होगा तार का वह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो देखो वॉल्यूम होता क्या है, कोई भी तार का, जैसे इसी का तार का वॉल्यूम अगर हमें निकालना होगा तो A × L लिखना होगा। यानी कि वॉल्यूम हमें लाना होगा तो R बराबर ρL × L, A × L, L से L मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो ρL स्क्वायर A × L को क्या कह दिए? वॉल्यूम। अब रो तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल हो गया L स्क्वायर। देखो गलती से बच्चा यहाँ R प्रोपोर्शनल L कर देता है तो गलती बना देता है। R प्रोपोर्शनल L करने के लिए एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर तार खींच कर दो बिना कर रहे हो तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि तार के खींचने से उसका मोटाई कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, इसलिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं लिख सकते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे L स्क्वायर लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो, यानी कि R1/R2 बराबर में L1/L2 का होल स्क्वायर। इधर का रेशियो समान अनुपात, सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, बाद में R' मान लो, शुरू में लेंथ L, बाद में 2L ले लो।
काट दो तो आर डैश बराबर आ गया 4R। तो बाद में रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों 4R। क्लियर। तो इसी पे टर्म समझ लो, R बाई आर डैश, मान लो शुरू में लेंथ L है, बाद में N गुना कर दिया गया, NL कर दिया गया खींच के, तो यहाँ 1 बाई एन स्क्वायर आ गया। तो आर डैश क्या होगा N स्क्वायर R। अच्छा टर्म है, सब छोटा छोटा बात याद रखना चाहिए कि अगर तार को खींच के 3 गुना कर दोगे तो रेजिस्टेंस 9R हो जाएगा, 4 गुना कर दोगे तो 16R हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो तार खींचने से उसके लेंथ बदलेगा, लेंथ बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेंथ के बदलाव के बारे में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ था बाबू, एरिया के बारे में नहीं दिया गया था। तो एरिया हटाना था। एरिया हटाना इसलिए था कि एरिया बदल तो रहा है लेकिन पता नहीं है कि कैसे बदल रहा है। लेकिन हम यह जानते हैं कि रो कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तार खींचने से वॉल्यूम तो नहीं ना बदल जाएगा, उसका जो उसके पास मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा, इसलिए वॉल्यूम ला दिए नीचे। क्लियर है बच्चों। अच्छा से सोचोगे तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, ध्यान पूर्वक समझ लो बच्चों। हटाते ही इसे, देखो मेहनत करोगे तो ही सब चीज सीख सकते हो, यह बात दिमाग में डाल लो। देखो एक वायर ऑफ resistance R, a wire of resistance R is stretched such that the radius of its cross section becomes half. Find न्यू रेजिस्टेंस। सवाल समझ गए होंगे बच्चों। मान लो एक वायर है, वायर पतला वायर है, यहां इसका रेडियस R दिया है, ठीक। मटेरियल मान लो रो दिया है, लेंथ L दिया है। इसको खींचे ना बच्चों, तो यहाँ पे रेडियस जो है इसका आधा हो गया। लेंथ अब क्या हो गया नहीं पता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे R था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R डैश मान लिए। तार खींचने से भाई मटेरियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए रजिस्टिविटी नहीं बदलता है, रो ही रहता है। रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो कि तार के खींचने से, तार का लेंथ बदलने से, वायर के लेंथ बदलने से नहीं बदलता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एरिया में दे दिया है बदलाव। एरिया यहाँ पे सर्कुलर एरिया समझो, छोटा एरिया सर्कुलर एरिया ही समझा जाता है, नहीं बोलेगा तो सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर एरिया है, ठीक। तो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, रेडियस बदलने से एरिया बदलेगा। रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए लिख दो। क्लियर। आर बराबर रो एल गुने ए इंटू ए। इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में लेंथ का इंफॉर्मेशन था तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें एरिया का इंफॉर्मेशन है तो एरिया से मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम और वह होता है कांस्टेंट, और यह बच जाएगा एरिया जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता है, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। तो आर बराबर आ गया रो भी पाई स्क्वायर आर के पावर 4। तो R प्रोपोर्शनल आ गया 1 बाई आर के पावर 4। देखिए रो कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, रेडियस ही बदल रहा है, इसके बारे में दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब हो गया ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो R1 बाई R2 और R2 बाई R1 के पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि इनवर्स में, उल्टा में प्रोपोर्शनल है। इधर R1 बाई R2, इधर R2 बाई R1। R2 देखो पहले रेजिस्टेंस है R और बाद में रेजिस्टेंस है R डैश, बाद में रेडियस है R बाई 2, R2 मैंने बाद में रेडियस और शुरू में रेडियस है R पावर 4। 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, तो R डैश आ जाएगा 16R। आराम से वैल्यू निकल गया। तो आराम से सोचो बच्चों, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है कि वायर का रेजिस्टेंस अगर खींच कर वायर को डबल कर दोगे
तो उसका लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया बदल दोगे तो क्या होगा। बस यह टर्म याद रखना कि तार खींचने के लिए बस R बराबर रो एल बाई ए कर लेना है, ठीक। और R अगर लेंथ के बारे में दिया है कि लेंथ डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना दिया है तो एल से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। रो एल स्क्वायर वॉल्यूम लिख देना है, R प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर करके बना लेना है, ठीक है। इससे R1/R2 बराबर L1/L2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा तुम्हारा। एरिया के बारे में अगर दिया है तो लिखेंगे R बराबर रो एल बाई ए, तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे R रो भी ए स्क्वायर, तो आ जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/A स्क्वायर, तो आ जाएगा R1/R2 A2/A1 का होल स्क्वायर। अब ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख के अपना काम कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के सवाल भी हमारे पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल से सवाल हैं। क्लियर? रेजिस्टेंस से बढ़िया सवाल भी होता है बच्चों जो कि मेंस एडवांस के लेवल पे भी पूछता है, वह सब भी हम तुम लोग को बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सब कुछ बताएंगे, हर तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा देंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मेंस नीट एनडीए एयरफोर्स का बच्चा कुछ भी छोड़कर नहीं आएगा, बोर्ड में कुछ भी छूटेगा नहीं। फाइनल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ लोगे। धैर्य रखो, वीडियोज रिपीट करो, बार बार फील लाओ, मेहनत करो, सब कुछ तुम्हें ही करना है। ध्यान दो बच्चों, देखो यहां पर एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो है, मटेरियल रो है, अंदर खोखला है, इसका रेडियस दिया है R1 और ऊपर वाला का रेडियस दिया है R2, लेंथ दिया है L। तो रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस होगा रो एल पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही ना होगा जिससे कि बह के जा रहा है, तो पूरा एरिया में सही वाला एरिया हटा देंगे, क्योंकि इतना दूर तो हॉलो है, मटेरियल नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पक्के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, लेकिन ध्यान दो बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा। अब अगले क्लास में हम तुम लोगों को ओम्स लॉ बताने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या है, और ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ सिद्धांत को बताने के बाद, ओम्स लॉ से जुड़े हुए सिद्धांत को बताने के बाद हम तुम लोग को बताने वाले हैं रेजिस्टेंस के बड़े टाइप के न्यूमेरिकल। सिंस हमारा क्लास रेगुलर जा रहा है इसलिए तुम लोग को इतना क्लास काफी होता है। तुम लोग मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो।